जेई मेंस 2025 के इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है PQR। ये PQR जो है एक दूसरे ट्रायंगल का इमेज है, जो जिस ट्रायंगल के वर्टाइसेस इस तरीके से गिवन है, उसका इस लाइन के अबाउट इमेज जो है ट्रायंगल PQR है। और जो ट्रायंगल PQR का सेंट्रॉइड है वो अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस गिवन है और एक लाइन गिवन है। इस ट्रायंगल का इस लाइन के अबाउट जो रिफ्लेक्शन है वो ट्रायंगल PQR है ना। तो यानी कि अगर मैं हर वर्टाइसेस को इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कराऊं तो मुझे वर्टाइसेस ऑफ PQR मिल जाएंगे, राइट। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं कि आप क्या करिए, सारे वर्टाइसेस की इमेज निकालिए और फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाइए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उससे अच्छा सब उससे आसान अप्रोच ये रहेगा कि मैं क्या करूं कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड कर लूं और उस सेंट्रॉइड का ही इमेज इस लाइन के अबाउट निकाल दूं, क्योंकि इस ट्रायंगल के हर वर्टाइसेस की जो इमेज होगी वो इस ट्रायंगल की वर्टाइसेस होगी, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड की इमेज इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की इमेज के बराबर होगी। तो सिंपली मैं इसके लिए सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करता हूं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि 1 + 3 + 2 अपॉन 3 कॉमा सारे वाई कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3। तो यहां से आ जाएगा 2, 8/3। ये मिल गया हमको सेंट्रॉइड। अब एक्चुअली हमें तो अल्फा कॉमा बीटा निकालना है। तो अल्फा कॉमा बीटा इज नथिंग बट इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट दिस लाइन, है ना। तो चलिए इसकी इसके अबाउट इमेज निकालते हैं। इमेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स इस लाइन में इस पॉइंट को पुट कर दूंगा मैं, यानी कि ax1 प्लस by1 माइनस सी या फिर प्लस सी अपॉन a² प्लस b²। ठीक है। अब यहाँ पर c, इस लाइन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मैं x1 की जगह इसको रखूंगा और y1 की जगह इसको रखूंगा, तो ये हो जाएगा x-2 अपॉन a की जगह क्या रखूंगा, इसमें x का कोइफिशिएंट, b की जगह रखूंगा y का कोइफिशिएंट। तो x-2/1 इज इक्वल टू y-8/3/2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, और x की जगह पर 2 रखूंगा इस लाइन में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 × 8/3 यानी कि 16/3 माइनस ये -2 है अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से मुझे इक्वेशन मिलेगी x-2/1 इज इक्वल टू y-8/3/2 इज इक्वल टू -32/15। अब मैं कंपेयर करूंगा इनको एक एक करके, जैसे कि सबसे पहले मैं करूंगा कंपेयर इन दोनों को आपस में, फिर इन दोनों को आपस में। तो जब मैं x-2/1 इज इक्वल टू -32/15 को कंपेयर करूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -32/15 प्लस 2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये +30 हो जाएगा अपॉन 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/15। x की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकालूंगा इसको और इसको कंपेयर करके, तो ये कैसे हो जाएगा, y-8/3 अपॉन वाले 2 का मैं उधर राइट साइड में ले जाकर इंटू कर दूं तो -64/15 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा -64/15। और ये जो हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, है ना, जैसे ये +8/3 है, एलसीएम लूंगा तो ये 5 का इंटू करना पड़ेगा तो 40/15 हो जाएगा, -24 यहाँ से आएगा -24/15, राइट। तो एक्चुअली ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, इसकी इमेज मैंने निकाला, इसकी इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब अल्फा के बराबर। तो अल्फा इज इक्वल टू -2/15 आ गया, बीटा इज इक्वल टू -24/15 आ गया। तो अल्फा अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो -2 + 24/15 यानी कि आ जाएगा 22/15। लेकिन अब देखिए बाहर से 15 का इंटू भी है, तो 15 का इंटू करेंगे तो कट होके ये हो जाएगा 22। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 22। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस कुछ इस तरीके से गिवन है, और साथ ही साथ इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड गिवन है, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पर इन्वॉल्व एंगल है, ए जो है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर से मिलेगा, और एच और के जो है हमें सेंट्रॉइड से मिलने वाला है।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, उस पे जाते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर गिवन है, सेंट्रॉइड गिवन है, और हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाता है, HGO वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। जब भी सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर इन्वॉल्व हो तो हम ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर में रिलेशन ढूंढने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात है, दूसरी बात है ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर तो हमें पता नहीं है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसी पे हम जाने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। ध्यान से हमें ये देखना है कि आप इन पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ फील होगा कि ये सर्कल के पैरामीट्रिक पॉइंट है। सर्कल के पैरामीट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा टाइप के होते हैं, जहां पर ए रेडियस होती है और ये थीटा तो 0 से 360 तक कुछ भी हो सकता है ना, थीटा इज वेरिएबल, और यहाँ पर ए कांस्टेंट होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 10 जो है कांस्टेंट है ना, और बाकी देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कॉस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पर तो साइन अल्फा है, तो कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 cos π/2 प्लस अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 sin π/2 प्लस अल्फा। देखो सिंपल सी बात है, बन गया इस फॉर्मेट में। इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं, 10 cos अल्फा तो गिवन है, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो हम इसको लिख लेते हैं 10 cos-अल्फा और 10 sin ऑफ-अल्फा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, जिसका सेंटर 0,0 होता है, ऐसा हमने सोचना है। अगर इस सर्कल का सेंटर 0,0 हुआ तो 0,0 से इसकी डिस्टेंस भी 10 आ रही है, इसकी डिस्टेंस भी 10 आ रही है, और इसकी डिस्टेंस भी 10 आ रही है। यहां से हमें कंफर्म हो गया कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, है ना। तो अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये क्या था, 0,0। तो यही सरकम सेंटर भी होता है, तो हमको सरकम सेंटर मिल गया 0,0। ये हमें जी की वैल्यू h, k गिवन है, और हमें मिल गया और सरकम सेंटर 0,0, और ऑर्थो सेंटर हमें दे रखा है a,9। और आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में h और o को इंटरनली डिवाइड करता है, ये आपको पता है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 2 का इंटू इधर करेंगे तो 2 का इंटू 0 में करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा नहीं, 1 का इंटू यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, a+0/3। इसी तरीके से k इज इक्वल टू 9+0/3 मिलेगा। तो यहाँ से 3h इक्वल टू a आ जाएगा, एक रिजल्ट ये आ गया। यहाँ से आएगा 3, सीधे k इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो के की वैल्यू हमें मिल गई इस के की, तो धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ऐसा हमें फील होने लगा है। तो के की वैल्यू हमको मिल गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं इनको तीनों का सम करूंगा और एच के बराबर रख दूंगा। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, एक्स कोऑर्डिनेट इन तीनों का सम बाई 3, मतलब इन तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि 6। अब देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 कॉमन लेने के बाद कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो यहां से क्या आ जाएगा, h-6 इज इक्वल टू 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, राइट। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब दूसरा है इसका y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट k के बराबर है, तो k इज इक्वल टू 8 प्लस, फिर से देखो इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट अगर मैं ऐड करूंगा तो 10 कॉमन लेने के बाद कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, राइट, ये आ गया। तो यहां से k की वैल्यू जो है वो तो है 3, k की वैल्यू है 3 अपॉन में 3 लिखना मैं भूल गया दोनों केस में, उसके लिए गड़बड़ी कर दी मैंने। तो एक्चुअली ये 3h है ना, 3 को पहले ले जाऊंगा, 3h-6 हो जाता। तो यहां से आ जाएगा ये 3k-8 इज इक्वल टू 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट उसमें लिख रहा हूँ। तो k की वैल्यू 3 है, तो 9-1, 9-8 कितना हो जाएगा, 1। 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पर इसकी जगह पर यहां पर मैं 1 रख लेता हूं। तो जैसे ही 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, h-6 इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू, सॉरी, 3h
इक्वल टू 7, एच इक्वल टू 7/3। देखो एच भी निकल गया, के हमें पता है 3 है। अब इससे और क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3h इक्वल टू ए है, तो ए भी निकल गया। तो 3h है ना, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 3 × 7/3 विच इज इक्वल टू 7। सॉरी, ए है ना, ए की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें निकालनी है साइन 2 अल्फा की वैल्यू, ये रही, हमारा आंसर आ जाएगा। अब साइन 2 अल्फा कैसे निकले जी, देखिएगा, यहां पर फोकस करना है आपने, यहां पर। फिर मैं बताता हूं आपको, आपको हिंट कैसे लगेगा। आप बस थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 = 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब यहां पर देखो साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देना है आपने ना, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप में साइन 2 अल्फा का कोई फॉर्मूला होता है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से याद करी होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला जो है, ध्यान से देखना, 1 - sin 2 अल्फा का अंडर रूट के बराबर होता है। सही बात है, हालांकि मॉड में होता है। तो चलो एक बार मैं क्या करता हूं, दोनों साइड जरा स्क्वायरिंग करता हूं। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, तो मुझे पता लग गया ना ये इसके बराबर है, ये वाला। तो क्योंकि अंडर रूट में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, मुझे साइन 2 अल्फा चाहिए, दोनों साइड क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ मैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये 100 हो गया, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। तो 1 = 100 टाइम्स, ध्यान से देखना, इसको लिखूंगा मैं कॉस का स्क्वायर, इसको लिखूंगा प्लस साइन का स्क्वायर, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, वो कहाँ से आता है वो भी मैंने बता दिया, है ना। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 2 sin थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। 100 टाइम्स = 1। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां से क्या आएगा, 100 sin 2 अल्फा = 99। ठीक है, 100 sin 2 अल्फा = 99। अब देखो मुझे एच भी मिल गया, के भी मिल गया, ए भी मिल गया, और 100 sin 2 अल्फा भी मिल गया। अब इनको मैं जो हूं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसकी वैल्यू 99 आ जाएगी। के की वैल्यू 3 है, तो 6×3 = 18 हो जाएगा। एच की वैल्यू 7/3 है, तो ये -7 लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू 7 है, 35, 7×5 = 35, ये हो गया 28 + 8 + 99। तो अब आप देख लीजिए कितना हो रहा है ये, 8 8 16, 135। कितना हो जा रहा है ये, 135। और आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। 2025 की मैं पीवाईक्यू सीरीज बनाना शुरू कर दिया हूं, और अब सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, और आप लगातार देखते रहिए और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। जेई मेंस के इस क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइन गिवन है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट है। इन दोनों लाइन के बीच में एक पॉइंट पी लाई करता है, जो कि इनके बीच, इनमें से एक लाइन से 1 डिस्टेंस पे है, तो डेफिनेटली दूसरी लाइन से 4 डिस्टेंस पे हो जाएगा। आगे बोला गया है कि हमने किसी एक लाइन के ऊपर पॉइंट आर लेना है, और एक लाइन के ऊपर क्यू लेना है ना। ऐसा करके हमें क्या मिलेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने क्यू लिया, यहाँ पर आर लिया, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया इस तरीके से कि एक पॉइंट जो है एक पैरेलल लाइन के ऊपर, दूसरा पॉइंट दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर, और एक पॉइंट पी गिवन है ना। तो हमें एक्चुअली क्यू आर, ये जो एक साइड है उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इस इक्विलेटरल की जो साइड की लेंथ है उसका स्क्वायर हमको निकालना है, सिंपल सी बात ये है। अब ये होएगा कैसे, उस पर फोकस करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलो इसको थीटा अगर मान लिया मैंने, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे एंगल 60 डिग्री के होने वाले हैं जी, बिल्कुल। तो फिर अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 60 है, तो 90 माइनस थीटा प्लस 60, तो 150 माइनस थीटा हो जाएगा। तो फिर ये एंगल भी इजीली निकल आएगा, 30 प्लस थीटा। तो यहां से अब कुछ जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, इस तरीके से दो ट्रायंगल है, ये वाली साइड गिवन है 1 PQ, है ना, और ये एंगल जो है 30 प्लस थीटा है। इसी तरीके से दूसरी पिक्चर कुछ ऐसे बन रही है, जिसमें है PR, और ये लेंथ 4 गिवन है, और ये थीटा गिवन है। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट यहाँ पर किस किस चीज में है, हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ चाहिए। सिंपल सी बात है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ मिल जाएगी तो QR का होल स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, एंगल के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड्स, है ना, मतलब मुझे यहाँ पे बेस गिवन है और हाइपोटेनियस निकालना है।
तो मैं लगाऊंगा कॉस थीटा, कॉस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/PQ। तो यहां से मुझे PQ की जो वैल्यू मिलेगी 1/cos 30 प्लस थीटा। सिमिलरली यहां पर मैं लगाऊंगा साइन थीटा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं साइन थीटा और कॉस थीटा ही क्यों यूज कर रहा हूँ। 4/PR, तो PR इज इक्वल टू 4/sin थीटा। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा, यानी कि 1/cos 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4/sin थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos 30 प्लस थीटा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ते आए हैं तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos A प्लस बी वाला फॉर्मूला, cos 30 cos थीटा माइनस sin 30 sin थीटा। अब आपको cos थीटा और sin थीटा की यहाँ पर वैल्यू रख लेनी है। cos 30 जो है √3/2 हो जाएगा, sin 30 1/2 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3 cos थीटा, और यहां से एक काम करते हैं, ये हो जाएगा -2 sin थीटा। अब ये इक्वेशन बन गई। तो यहां पर 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2√3 cos थीटा हो रहा है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, है ना। अब हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है, या फिर हम यहां से क्या कर लेते हैं, PR की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। हमें तो क्या चाहिए, अगर मुझे PR मिल गई, मुझे QR, देखिए QR का होल स्क्वायर पूछा गया मेरे से, है ना। तो QR का होल स्क्वायर PR के होल स्क्वायर के बराबर होगा, इज इक्वल टू PQ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैंने यहाँ पे PR की वैल्यू 4/sin थीटा निकाली हुई है, तो 4/sin थीटा का होल स्क्वायर ही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, QR के होल स्क्वायर की वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर टेन थीटा 2/√3 है तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, देखिए एक ट्रायंगल बनाइए। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 7, √7। अब आप बोलोगे सर ये तो रेशियो होते हैं। तो एक्चुअली आप अगर इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, अगर आप यहाँ पे के लगा के भी सॉल्व करेंगे ना, तो ये √7 के आ जाएगा, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया है ये, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से आएगी 2/√7, तो 4/2/√7 आ जाएगी। इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 × √7 का हो जाएगा होल स्क्वायर, यहां से आएगा 4 × 7 विच इज इक्वल टू 28। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू 28। जे मेंस के इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल PQR गिवन है और उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड इस तरीके से गिवन है। तो हमें C+2D की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस R जो पॉइंट है उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आप क्या करिए, QR का इक्वेशन लिखिए, PR का इक्वेशन लिखिए, उन दोनों को सॉल्व करिए, तो आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो है परपेंडिकुलर होता है, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइट्स होता है ना। तो हाइट्स मतलब परपेंडिकुलर भी होती हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको MNO बोल देता हूं, तो RM इज परपेंडिकुलर टू QP है ना। तो अब QP का स्लोप निकालते हैं। QP का स्लोप जो होगा, QP का स्लोप 0 है, स्लोप ऑफ QP इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ RM क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी होएगा या 1/0 हो जाएगा, है ना। मतलब कि जो डिनोमिनेटर में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 0, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 हो रहा है, तो अब इस ऑर्थो सेंटर का मतलब ये ऑर्थो सेंटर से लेकर आर तक का जो स्लोप होगा वो भी सेम होगा, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। देख सकते हैं आप, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो अब एक्चुअली मेरे को डायरेक्टली क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई 2। ए की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, राइट। अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी,
अब देखिए बी की वैल्यू निकालना कोई टफ बात नहीं है। एक तो आप ये एरिया से निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, इस लाइन का इक्वेशन लिखिए। अब आपको इसका स्लोप तो पता ही है, किसका, आ, इस लाइन का, पीओ का स्लोप आपको पता है, क्योंकि ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, तो आप इसका इक्वेशन लिख लेंगे, है ना। दूसरा क्या है कि मैं एरिया से आपको निकाल के दिखाता हूँ, वो लाइन वाला जो लाइन की इक्वेशन लिख के सॉल्व करने वाला वो आप खुद से करेंगे, मैं आपको एरिया एरिया वाला करके दिखाता हूँ। अब एरिया के लिए भी मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताने वाला हूँ, है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, तीनों वर्टाइसेस को इस तरीके से लिख लेना, 5,4 -2,4 और a,4, और जो सबसे फर्स्ट में लिखा है उसको लास्ट में लिख देना। इसके बराबर गिवन है 35 के, ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 70, हो गया। अब आपने कैसे करना है देखिए, एक तो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है ना, साथ में इसमें मॉड भी लगा सकते हैं आप, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका और इसका इंटू करिए, प्लस इसका इंटू करिए, प्लस इसका इंटू करिए, तो ये हो जाएगा 20 - 2b प्लस 4a, ब्रैकेट में बंद करिए, माइनस माइनस करिए और ब्रैकेट लगाइए, इसका इंटू करिए, प्लस इसका इंटू करिए, प्लस इसका इंटू करिए, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 4b माइनस 5b, 4a, है ना, प्लस 5b, है ना। इसका मॉड 70 के बराबर है, मॉड हटेगा तो +- 70 हो जाएगा। और देखिए मॉड के अंदर मैं इस माइनस का अंदर इंटू करूं तो ये और ये कैंसिल हो जा रहे हैं, तो ये सॉल्व करोगे 28 -5b -2b -7b इज इक्वल टू +- 70 आएगा। और यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी, एक तो आएगी -6, एक आएगी b की वैल्यू 14, है ना, 14 आएगी। अब हमें कौन सी वाली लेनी है, अब आप क्या करिए, दोनों को लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर, तो आपको आ, इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जिस भी बी की वैल्यू पे मिलेगा वही आपका आंसर होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बी इक्वल टू -6 लेता हूँ, बी इक्वल टू अगर मैंने -6 लिया तो मेरे पास ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 है, मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो मैं सेंट्रोइड निकाल लेता हूँ। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, जैसे कि मुझे सी निकालना है तो x1 प्लस एक्स टू प्लस x3/3 करूंगा, और मुझे निकालना है डी तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करूंगा। तो देखिए 5 - 2 3 प्लस 2 5, कितना आ गया, 5/3, ये हो गया सी की वैल्यू। और डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 4 8 -6, 2/3। C+2D करना है, 5/3 प्लस 4/3, तो ये हो जाएगा 9/3 विच इज इक्वल टू 3, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि b इक्वल टू 14 क्यों नहीं लिया, b इक्वल टू 14 लेंगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ऐसा तो हमें हर चीज को चेक करना पड़ेगा, तो नहीं, उसके लिए फिर आपके पास दूसरा मेथड ट्राई करिए कि आप इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, वो ज्यादा इजी रहेगा, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a, b मिल जाएगा, जो आपको 2, -6 मिलेगा। उस केस में आपको एरिया वाली प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 8 मीटर 8 यूनिट है, वो ए और बी में इस तरीके से मूव कर रही है कि जो ए उसका जो ए वाला एंड है वो इस लाइन पे लाई करता है, बी वाला एंड इस लाइन पे लाई करता है ना। तो जितना इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से गिवन है कि ए जो है इधर है, बी जो है इधर है। तो चलिए हमने क्या कर लिया, इसको हम अल्फा की टर्म्स में एज्यूम कर लेते हैं। अगर मैंने एक्स को अल्फा एज्यूम किया, तो एक्स को अल्फा एज्यूम किया तो वाई इज इक्वल टू अल्फा+2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने, ये बी है ये ए है ना, अगर मैंने यहां पर इस केस में आप देख सकते हैं वाई की वैल्यू -2 है, तो एक्स को मैंने बीटा मान लिया, वाई की वैल्यू जो है -2 है। ठीक है। अब आपने ध्यान से देखना है, आगे बोला गया है इफ लोकस ऑफ पॉइंट पी दैट डिवाइड्स रॉड ए बी इंटरनली इन 2:1, एक पॉइंट पी है जो कि डिवाइड कर दे रहा है ना, पी पॉइंट जो है ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉ करते हैं, जैसे पी है वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पी को हमने एच कॉमा के मान लिया है। अब ए बी को कर रहा है 2:1 में, तो ए इसकी साइड होगा, बी इसकी साइड होगा, क्वेश्चन में गिवन है। अब हम एक काम करते हैं, इसने बोला इसका लोकस, है ना, इस पॉइंट पी का लोकस ये है,
तो इसमें अल्फा बीटा गामा अननोन है, तो अल्फा बीटा गामा को फाइंड करिए और इसको आप, इसकी वैल्यू आप बताइए। तो देखिए, जब कभी भी जिस भी पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है उसको हम एच कॉमा के मान लेते हैं। तो हमने पी को एच कॉमा के माना, तो एच की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से क्या आएगी, 2 का इंटू इधर होगा, 1 का इंटू इधर होगा। आई थिंक आपको सेक्शन फॉर्मूला तो आता ही होगा। तो 1 का इंटू इधर के कोऑर्डिनेट्स में करेंगे, 2 का इधर इधर के कोऑर्डिनेट में करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन 3। इसी तरीके से इसको और अच्छे से लिखें तो यहाँ से 3h इज इक्व टू 2 बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से k को निकालते हैं, है ना, वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इस 2 का इंटू इसके वाई कोऑर्डिनेट में करेंगे तो -4, और इस 1 का इंटू इसके वाई कोऑर्डिनेट में करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 2/3। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा -2/3 इज इक्व टू के। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा इज इक्व टू 3k+2। अब इस अल्फा अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई है ना, 3k+2 आ गई है। अब हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ध्यान से देखना, 3h इज इक्व टू 2 बीटा प्लस 3k+2, है ना। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, शायद कोई गड़बड़ी ना हुई हो, है ना। तो यहाँ से जो है बीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, 2 बीटा की ही निकाल लेते हैं, 3h माइनस 3k-2, है ना। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया और बीटा को अपॉन में भेज दूंगा, तो बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब आपको कैसे पता कि भाई बीटा और अल्फा की आ गई, क्योंकि एच और के की टर्म्स में हमेशा आंसर जो हमारा एच और के की टर्म्स में ही आना चाहिए। तो अभी तो कोई इक्वेशन आई नहीं ऐसी 2 डिग्री की, तो वो कैसे आएगी, देखिए एक और रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले तो भाई आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, उसके अलावा ये जो रॉड ए बी है इसकी लेंथ 8 भी तो दे रखी है। तो अब यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्व टू 64। अब ये कैसे आया भाई, मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, है ना। एक्चुअली ये ऐसा था, है ना। अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग करके ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्व टू 64। अब मैंने कुछ नहीं करना है ना, इसको इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करूंगा और अल्फा प्लस 4 की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। तो चलो, अल्फा माइनस बीटा मैं यहीं पे अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3k+2 माइनस 3h-3k-2/2। एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 6k+4 माइनस 3h+3k+2। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 6 और 3 9, 9k-3h और प्लस 6 अपॉन, अपॉन वाली चीज मैं यहाँ पे भूल गया था, तो अपॉन में 2। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये आ गई, तो इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9k-3h प्लस 6/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 4, अल्फा ये रहा, तो ये हो जाएगा 3k+6 का होल स्क्वायर इज इक्व टू 64। अब आपने ध्यान क्या देना है, ये तो हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे तो देखो कुछ इस तरीके से गिवन है। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बाहर 9 कॉमन है ना, तो यहाँ से भी ऐसा ही करने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ से देखो 3 कॉमन लूंगा, अगर देखो 3 कॉमन आ सकता है, और क्योंकि बाहर से स्क्वायर बैठा है तो 3 कॉमन लूंगा, तो जब एकदम बाहर निकालूंगा उसको 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3k-h+2/4, है ना, सही है। इस तरीके से हो गया, मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर से बाहर निकाला। अब देखो इसको देखो, है ना, यहाँ से भी 3 बाहर निकाला तो 3 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा k+2 का होल स्क्वायर इज इक्व टू 64। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, वो नेक्स्ट पेज में मैं करने वाला हूँ। तो 3k-h+2, है ना, +2/4 इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे k प्लस, तो मैं एलसीएम लूंगा तो k+2 का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ये, है ना, इस तरीके से। यहाँ से 9 है इज इक्व टू है 64 के बराबर। अब क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया है तो इस 4 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, 3k-h+2 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स k+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 × 4।
अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको ओपन करूंगा, है ना। अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, तो ओपन कैसे करूंगा, है ना, ऐसे ही नहीं कर लूंगा, थोड़ा स्टेप भी बचानी है मुझे। तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा k² × 4, तो ये 13k² आ जाएगा। इसी तरीके से h का स्क्वायर यहाँ से भी होगा, यहाँ तो h है नहीं, तो +h²। ठीक है। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर, 4×4 = 16। ठीक है। अब एक्चुअली मैंने यहाँ से k का स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ से 4k आएगा, 4k, 4×4 = 16k, और यहाँ से कितना आएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कितना k आएगा, देखिएगा, ये आएगा 3×2 = 6, 2×12, 12, और यहाँ से आएगा 16, यानी कि 28 × k। ठीक है, ये तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, अब इसकी बारी है ना। आपको पता है ना इसको ओपन कैसे करते हैं, मतलब 3k का होल स्क्वायर प्लस -h का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, है ना। तो ये आप कर लेना अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसका इसका इंटू को सॉल्व कर लिया 2 टाइम्स में। अब इसके इसके इंटू को 2 टाइम्स में सॉल्व करूंगा तो ये आएगा -6h k, और जब मैं इसके इसके इंटू को 2 टाइम्स में सॉल्व करूंगा तो ये -4h आ जाएगा, है ना। बाकी सबके स्क्वायर तो सॉल्व कर लिए हैं, 64 × 4। अब एक्चुअली ये 20 यहाँ पर है, तो हमारा जो इक्वेशन है हमें कंपेयर तो इससे करना है, और आप इसमें देख रहे होंगे कहीं पर कोई कांस्टेंट नहीं है। वाई वाली एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है ना। अगर आप वाई वाली टर्म को देखेंगे, दिखाता हूं मैं आपको, देखो वाई वाली, अब यहाँ पे तो एच और के है और वहां पे वाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एच को जो है एक्स से रिप्लेस करते हैं और के को जो है वाई से रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा 13y² + x² + 20। अब 20 तो है ही नहीं यहाँ पर, ये तो 20 × 9 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, है ना, 180 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6×4 = 24, 4×4 = 16, 256। इस 180 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये 76 के बराबर बचेगा, और इस 76 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो -76 = 0 टाइप का हो गया। मतलब हमारी जो इक्वेशन की शकल है वो कुछ इस तरीके से अब दिखने लगी होगी। ये देखो, ये भी हमारे पास आ गया, इतना पोर्शन भी आ गया, अब अंदर वाले को कंपेयर करना है ना। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 28y माइनस, ये एच के है तो इसको XY -6xy -4x, है ना। अब जो इक्वेशन है उससे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 9 × x² प्लस 13y², सॉरी, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी α y², है ना, α y² प्लस βxy प्लस γx प्लस 28y, है ना, इस तरीके से थी। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको 13 मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू आपको -6 मिल जाएगी, और गामा की वैल्यू आपको -4 मिल जाएगी। और निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। तो 13 + 6 + 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 23। जेई के इस क्वेश्चन में 3 लाइन की इक्वेशन गिवन है, और ये तीनों जो लाइनें हैं वो कॉनकरेंट हैं, और इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट का जो इमेज है वो भी गिवन है ना। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात है, 3 लाइनें अगर कॉनकरेंट हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि एक्स वाई और जो ये कांस्टेंट होता है ना, एक्स वाई के कोइफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे देखिए 3x - 4y - अल्फा है, तो मैंने क्या किया, 3 - 4 और -अल्फा को इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से 8 - 11 - 33 यहाँ पे लिख दिया, 2 - 3 और लैम्डा यहाँ पर लिख दिया। तो इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये कंडीशन फॉर कंकरेंसी होती है। कंकरेंसी मतलब होता है कि जो तीनों लाइन है वो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, कुछ इस तरीके से पास कर रही हैं, तो उस चीज की कंडीशन ये होती है ना। तो चलिए, अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स -11 लैम्डा प्लस, सॉरी, -99 प्लस 4 टाइम्स, है ना, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा, 8 लैम्डा प्लस 66, और ये हो जाएगा -अल्फा टाइम्स -24 और +22 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -33 लैम्डा आएगा, यहाँ से 32 लैम्डा आएगा, ऐड करोगे तो -लैम्डा हो जाएगा। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो -2 अंदर आएगा, -अल्फा बाहर है तो +2 अल्फा। अब आप देखिए यहाँ पर 66 × 4, 99 -99 × 3, है ना,
और सब ये देखो 11 के मल्टीपल है, और ये है, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से आपको मिलेगा जो है -33। इसको, इस कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद -33 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब हम इस इमेज वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखिए, इमेज की बात जब करी जाती है तो ये लाइन जो होती है प्लेन मिरर की तरह का काम करती है। तो जो इमेज है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होती है बराबर। तो यानी कि ये जो लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, इस पॉइंट का और उसकी इमेज का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y1 होता है। तो इस पॉइंट को हम निकालेंगे 2 प्लस -40 अपॉन 13 अपॉन 2 करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि -7/13, -7/13 वाई कोऑर्डिनेट आ गया इसका। एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस मिड पॉइंट का, तो क्या आएगा 1 प्लस 57/13/2। तो ये हो जाएगा 70/2 × 13, ये हो जाएगा 35/13। तो यहां से आई गेस इतना ही होगा ये, 13, 60, 70 यस 35/13। तो हमें ये मिड पॉइंट मिल गया 35/13 कॉमा -7/13। अब इस पॉइंट की खासियत यह है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। तो इस पॉइंट को हम इस लाइन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 70/13 और +21/13 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 91/13 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 13×7 = 91 होता है। तो लैम्डा की वैल्यू -7 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू -7 को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये हो जाएगा 7 -33 प्लस 2α इज इक्वल टू 0। अब 7 -33 करेंगे तो ये आई थिंक 26 बचेगा, है ना। टू अल्फा -26 इक्वल टू 0, तो 2α इक्वल टू 26 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 13 आ गई। हमसे पूछा गया है अल्फा इंटू लैम्डा का मॉड, तो ये हो जाएगा 13 इंटू -7 का मॉड विच इज इक्वल टू 91, ऑप्शन नंबर 2। जेई मेंस के इस क्वेश्चन में 3 लाइन दी गई है। इन 3 लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है ना, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। अब जो ये पॉइंट है ये क्या लाई कर रहा है, देखिए ये 3 लाइन से ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे बनाया है मैंने, ये रेड और ये ब्लू और ये ब्लैक से, है ना, इस तरीके से मतलब मैंने इनको रिप्रेजेंट किया। अब ये पॉइंट जो है इन लाइन के ऊपर, इन लाइन से बनने वाले ट्रायंगल के या तो ऊपर है या तो अंदर है। ऊपर मतलब इनमें से किसी साइड के ऊपर, है ना। तो इसने बोला अल्फा की जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू है उनका प्रोडक्ट कितना होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए हमारे पास एक आर्टिकल आता है मैथ्स में कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, है ना। तो अगर 2 पॉइंट हैं और एक लाइन है, अगर दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में है तो उन पॉइंट को अगर मैं लाइन के इक्वेशन में पुट करूंगा, है ना, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन 0 होगा। अगर दोनों ही पॉइंट लाइन के सेम साइड पर हैं तो पॉइंट की वैल्यू को लाइन में पुट करने पर ग्रेटर देन 0 हमको वैल्यू मिलती है। सिंपल सी बात ये है। अब जो ये वाला पॉइंट है ये इस लाइन के अंदर है, इस लाइन के इस साइड है और इस लाइन के इस साइड है ना। हमें तो एक ही पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट कहां से आएगा, तो दूसरा पॉइंट हमने ओरिजिन को क्या करना है, कंसीडर करना है। तो जैसे ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन के लिए ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों सेम साइड पर है। इस लाइन के लिए ये पॉइंट और ओरिजिन डिफरेंट साइड में है, और इस लाइन के लिए भी ये पॉइंट और ओरिजिन डिफरेंट साइड में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन का इक्वेशन जो है वो है 2x + 3y - 29 = 0। अगर इस लाइन की बात करें तो ये वाली लाइन जो है ये है x + 2y - 16, ये ब्लू वाली आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और ये वाली जो लाइन है दैट इज इक्वल टू x + y - 11 = 0। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास 2 पॉइंट कौन कौन से हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में। आपके पास 2 पॉइंट, एक तो है 11/2 अल्फा
और दूसरा पॉइंट है 0,0। तो 0,0 को जब यहाँ पर पुट करोगे तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली 0,0 को जब आप इस लाइन में पुट करोगे तो यहाँ पर -11 मिलेगा, यहाँ पर -16 मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तीनों लाइन में, है ना। तो पहली लाइन में 0,0 पुट किया तो -29, और अगर 11/2 अल्फा पुट किया यहाँ पर तो ये आ जाएगा 11 - 29 + 3y। अब क्योंकि सेम साइड पर है तो ग्रेटर देन 0 लेते हैं, यानी कि -29, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा अगर, तो दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 3y - 18 ग्रेटर देन 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लो और यहाँ से -29 को दूसरी साइड भेज दूं, तो नेगेटिव नंबर को आप डिवाइड में भेज रहे हैं दूसरी साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक फॉल्ट ये किया, मैंने अल्फा रखना भूल गया है ना, तो ये अल्फा है एक्चुअली, वाई नहीं है, अल्फा है, वाई की जगह पर अल्फा रखना था। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू <<6 आ गई, लेकिन क्वेश्चन में ऑन भी बोला है, तो ऑन के लिए कंडीशन को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, इक्वालिटी भी आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू <<6 हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम इस वाली लाइन के लिए करेंगे, इस वाली लाइन के लिए करेंगे तो 0,0 रखने पर तो -16 आएगा, और ये 11/2 -16 + 2 अल्फा करेंगे, <<0 करेंगे, तो इस -16 को दूसरी साइड भेजेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इक्वालिटी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑन भी यूज हुआ है, तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा 2 अल्फा -21/2 मिलेगा, और यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू मुझे मिलेगी, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21/4 मिलेगा। इसी तरीके से आप इस लाइन के लिए सॉल्व करिएगा, तो -11 इंटू अल्फा -11/2 ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और यहां से अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी, सॉरी लेस देन आना चाहिए ना, तो अल्फा की वैल्यू यहां से मिलेगी, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2, है ना। तो एक्चुअली ट्रायंगल के अंदर है तो तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेते हैं, 21/4, 11/2 और 6। एक ने बोला 6 से छोटा है ना, इधर को, एक ने बोला 11/2 से बड़ा है, एक ने बोला 21/4 है या फिर उससे बड़ा है। अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे जो तीनों में कॉमन आ रहा है ना, तीनों लाइन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 3 लाइनें खींची है, उन तीनों में जो कॉमन आ रहा है, जो तीनों, जिसमें तीनों लाइनें, जिस रीजन में तीनों ही लाइनें पड़ रही है, वो ये वाला रीजन है, यानी कि 11/2 से लेकर 6 वाला। यानी कि इसमें जो अल्फा की जो वैल्यू है वो 11/2 से 6 आएगी, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और हमें पूछा गया दोनों का प्रोडक्ट, तो 11/2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 33। तो 33 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। जेई के इस क्वेश्चन में आ, 3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट यहाँ पर गिवन है ना, और एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टाइसेस गिवन है ना, लेकिन जो थर्ड वर्टाइसेस है उसमें आर और एन अननोन है, जो कि हमें यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका लोकस ही गिवन है, जो कि एक सर्कल टाइप का है ना। तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड यहाँ से करनी है। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ पर जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कभी भी अगर NCR/NCR-1 लिखा है मतलब एक का डिफरेंस है, कितने का, एक का डिफरेंस है, और जो डिनोमिनेटर में है वो छोटा वाला है, इसको मैं क्या बोलूंगा, छोटा वाला, इसको क्या बोलूंगा, बड़ा वाला, है ना। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, है ना। तो हमें क्या करना है, n माइनस छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला कर देना है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि छोटा वाला r-1 था तो उसको माइनस करोगे तो n-r+1 हो जाएगा, और बड़ा वाला r था तो r हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 56/28 विच इज इक्वल टू 2, है ना। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जी, n+1 इज इक्वल टू 3r, एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे तो NCR+1 अपॉन NCR, ये इसको क्या लिखेंगे, n माइनस छोटा वाला भी r है, और अपॉन बड़ा वाला यानी कि r+1 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ये 70/56, इसको कैंसिल करेंगे तो 35/28। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई ऐसा करेंगे कि यहाँ से n की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं 3r-1, इस 3r-1 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो n-3r-1, सॉरी 3r-1 माइनस r अपॉन r+1 इक्वल टू 35/28। अब देखिए ये हो जाएगा 2r-1, 2r-1
अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू 35 अपॉन 28। तो ये क्या हो जाएगा, 35r प्लस 35 इज इक्वल टू 56r माइनस 28, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, इसको आप यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 21r इज इक्वल टू 63। आर की वैल्यू आ जाएगी 3, आर की वैल्यू 3 को यहाँ पर रखिए, एन की वैल्यू आ जाएगी 8। एन की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, तो सीधे सीधे मुझे ये जो तीसरा वर्टेक्स है ये भी मिल गया कि जो सी वर्टेक्स है 3r यानी कि 9 माइनस एन यानी कि 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस एन माइनस आर। तो एन की वैल्यू तो 8 है ना, तो ये आर स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 3 माइनस 9 माइनस 9 यानी 0। तो मुझे सी वर्टेक्स भी मिल गया। अब मैं सीधे सीधे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में जाकर ए बी सी को यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ। ए बी सी क्या क्या है, 4 कॉस 4 साइन, 4 कॉस 4 साइन, शॉर्टकट में थोड़ा लिख रहा हूँ। और बी जो है 2 साइन माइनस 2 कॉस है, और 1,0 हमने ये फाइंड कर लिया है। इसके सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। सेंट्रॉइड जी होता है, जिसका भी हमें लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के मानते हैं हमेशा। तो हमें पता है सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, एच इक्वल टू क्या होगा, सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है शायद, नहीं, प्लस 2 साइन प्लस 1 अपॉन 3। तो यहाँ से हमें 3h माइनस 1 इज इक्वल टू 4 कॉस प्लस 2 साइन मिलेगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके पीछे लिखने का भी एक लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 साइन माइनस टू कॉस प्लस 0 अपॉन 3। तो यहाँ से 3k इज इक्वल टू आ गया 4 साइन माइनस 2 कॉस। देखो इसको लिखने के मैं आपको 2 से 3 रीजन बता सकता हूँ। पहला रीजन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे हिंट लग रहा है ना। देखिए 3x-1 और 3y है, तो देखो उसी टाइप का कुछ, उसी शक्ल का मैंने कुछ एक्सप्रेशन बनाया है। दूसरी बात, मुझे क्या करना होता है ना हमेशा, यहाँ पर देखिए टी एक पैरामीटर है, टी पैरामीटर अगर बोला है तो हमें पैरामीटर को हमेशा एलिमिनेट करना होता है लोकस की इक्वेशन में से। तो टी तो देखो मेरी फाइनल इक्वेशन में कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर तो साइन टी और कॉस टी है। तो साइन टी और कॉस टी को मैं कैसे टैकल करूंगा, सिंपल सी बात है। कैसे कैसे करूंगा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 3h-1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 4 cos t प्लस 2 sin t का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4 sin t माइनस 2 cos t का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें एक टर्म आएगी 2ab, और इसमें एक टर्म आएगी माइनस 2ab, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मैंने स्क्वायर करके ऐड किया इनको, है ना। अगर मैं इस 1 को उधर ही रहने देता थोड़ा डिफिकल्टी मुझे आ जाती। आप करके देख लीजिएगा, आपको डिफिकल्टी डेफिनेटली आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आएगा 16 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ से क्या आएगा 16 साइन स्क्वायर टी। 16 को कॉमन लूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आएगा 4 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ से आएगा 4 कॉस स्क्वायर टी, और मैंने 4 को कॉमन ले लिया इस तरीके से। बाकी यहाँ से जो आएगा एक 16 टाइम्स साइन टी कॉस टी आएगा, और यहाँ से माइनस 16 टाइम्स साइन टी कॉस टी आएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे, उसको मैंने लिखा ही नहीं। तो अभी आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और 16 प्लस 4 हो जाएगा 20। और h को हमेशा जब हम लोकस निकालते हैं h को सबसे लास्ट में x से और k को y से रिप्लेस करना होता है। तो वही मैं यहाँ पर आपको करके दे रहा हूँ, 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। कंपेयर कर लो इक्वेशन से, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 20, विच इज इक्वल टू। जे के इस क्वेश्चन में एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसकी जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके जो इक्वेशंस हैं वो गिवन है, और बोला गया जो इसकी तीसरी साइड है उसका स्लोप जो है वो m है, राइट। तो इस m की जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनका सम क्या होगा, ठीक है। अब पहली बात है, सिंपल सी बात है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो हम कुछ प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ये साइड और ये साइड इक्वल होगी तो फिर ये एंगल और ये एंगल इसका इक्वल होगा, सही बात है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इस लाइन का, ये जो लाइन है, ये एल वाली लाइन जो है ये दोनों लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। तो दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस और इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए अप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। मतलब L और L1, L और L2 के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों का एंगल सेम है,
तो दोनों के लिए टेन थीटा की वैल्यू भी सेम होगी। तो यानी कि मॉड ऑफ, सबसे पहले मैंने लगाया m माइनस हाफ अपॉन 1 + m/2, ये आ गया मेरा L और L1 के लिए। यही एंगल जो है L2 और L के बीच का है, तो वहां पर भी मैं लगा देता हूं इसको। तो ये हो जाएगा m+1, है ना, m-1, और अपॉन में 1 + m1 m2 जो होता है उसकी जगह पर हो जाएगा 1 - m। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे दोनों साइड अगर क्या लगे हुए हैं, मॉड लगे हुए हैं, तो मॉड हटाना है तो किसी भी एक साइड आप प्लस माइनस लगा लीजिए। अब आपके मन में डाउट जरूर आएगा कि सर अगर दोनों मॉड लगाएंगे तो दोनों साइड प्लस माइनस लगा सकते हैं क्या? तो दोनों साइड आप प्लस माइनस जरूर लगा सकते हैं। तो जो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस की कंडीशन होगी, उसमें देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 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 वाला ही आ जाएगा केस। और जब ये प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, एक ही बात होगी, है ना। इधर दोनों साइड, अगर इसमें मैं दोनों साइड माइनस से इंटू करूंगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यानी कि एक ही साइड प्लस माइनस लगाना सफिशियंट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको हम एलसीएम, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 2m - 1/2 होगा, और अपॉन में आएगा 2 + m/2। 2 से 2 कट चुका है, तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख लिया है, क्योंकि आप लोग स्मार्ट तो हैं ही, इसलिए मुझे वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं प्लस साइन ले रहा हूं, एक बार मैं माइनस साइन लेता हूं। 2m - 1, 2 + m = m+1/m-1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैंने कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसका इंटू इधर करूंगा और इसका इधर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2m² - m -2m+1 इज इक्व टू 2m + 2 + m² तो ये हो गया। देखिए ये m² को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो m² हो जाएगा। 2m + m, 3m को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, पहले से वहां पर -3m है ही, तो ये -6m हो जाएगा। और इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो -1 इज इक्व टू 0। अब इसने बोला m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज, उनका सम क्या होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है, और m की जो वैल्यू, m की दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, एक m1 और एक m2, उनका जो सम है ये, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, सम ऑफ रूट के बराबर हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट कितना है यहाँ पर, m1 + m2 कितना है, -6/1, दैट इज इक्वल टू 6, है ना, 6 है। तो अभी आपने एकदम से टिक नहीं कर देना है 6, अभी पहले इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए जी, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इस केस में भी हमने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो देखिए दो दो बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली इसी रिजल्ट को लिख ले रहा हूं यहाँ पर। अब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इस प्रीवियस केस से डिफरेंट इसमें यह है कि अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो सेमी मल्टीप्लाई हो रहा है, बस माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा, है ना, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा -2m² + m+2m-1। अब अगर आप देखेंगे इक्वल टू के इधर उधर देखो, यहाँ पे 2m से 2m कटेगा, m से m कटेगा, है ना, और ये -2m² लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 3m² इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, m² ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से m की वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी। और आप बोलेंगे सर आयोटा में आ सकता है, तो देखिए आयोटा में नहीं पूछा जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा आपको आयोटा वाला किसी भी चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा, हर जगह आपको रियल वैल्यू में पूछा जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट। जेई के इस क्वेश्चन में एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स की इक्वेशन गिवन है इस तरीके से, है ना। तो मैंने क्या किया, जैसे सबसे पहले ये साइड है, फिर ये है, तो सबसे पहले ए वर्टेक्स है, तो देखो सबसे पहले वाली लाइन और दूसरे नंबर की लाइन से ए वर्टेक्स बनेगा, दूसरी और तीसरी से बी बनेगा, तीसरी और पहली से सी बनेगा। जनरली आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको गलती होने के चांसेस कम होते हैं, अदरवाइज आप रैंडमली कैसे भी कर सकते हैं किसी भी साइड्स को, है ना। अब क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसका जो सेंट्रॉइड है वो H, H, K है ना। उस H, K की इस लाइन पर बी द पॉइंट बी द इमेज ऑफ सेंट्रॉइड। अच्छा, ये H, K है ना, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की इमेज इस लाइन के ऊपर निकाली गई है। तो अगर H, K आप निकाल लेते हैं तो आप H² + K² + HK भी निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें ए बी सी तो निकालना ही पड़ेगा, ए बी सी वर्टेक्स। तो ए बी सी कैसे निकलेगा, देखिए ए के लिए इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे, बी के लिए इसको और इसको, सी के लिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए इस केस में ए के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, इसको आप जो है 3 से इंटू करेंगे और ऐड कर देंगे, है ना।
तो क्या बनेगा देखिए, ये और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी 300 इंटू करने के बाद। 10x माइनस 90 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। 9 की वैल्यू को कहीं पर भी यहां पर रखेंगे आप, तो सीधे आपको y की वैल्यू मिलेगी 11। सिमिलरली इस केस में इन दोनों को ऐड करना, ये कैंसिल हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू यहाँ से 40 से 50 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। 5 को आप कहीं पर भी रखेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ से वो मिलेगी 13। सिमिलरली इस केस में फर्स्ट इक्वेशन को 3 से आपने इंटू कर देना है और माइनस कर देना है सेकेंड इक्वेशन को, है ना। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से इंटू करके माइनस कर देना सेकेंड इक्वेशन को, तो ये टर्म हो जाएंगी कैंसिल, और ये हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 7 यानी 20x। 19 तिया 57, 57 में से 57 और 3 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। हमने सारे वर्टेक्स निकाल लिए, है ना। तो ए की वैल्यू हमें 9,11 मिली, बी की वैल्यू हमको 5,13 मिली, सी की वैल्यू हमको मिल गई 3,4। अब इसका सेंट्रॉइड निकालो। तो सेंट्रॉइड आपको पता है, मैं सीधे ओरली बोल रहा हूं, सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3। 9 5 14 और 3 17, यानी कि सेंट्रॉइड आ जाएगा 17/3, कॉमा सारे वाई कोऑर्डिनेट 11 और 4 15 और 13 28/3 आ जाएगा सेंट्रॉइड। सही है। अब इस सेंट्रॉइड की मुझे इस लाइन के ऊपर इमेज निकालनी है, और इमेज निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स इस लाइन के इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट कर देना, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लो, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इसको सीधे अप्लाई कर दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। तो ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन है। तो x माइनस 17 सीधे मैं लिखूंगा x माइनस 17/3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है इस लाइन के लिए, इस लाइन में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 6 है ना। तो अपॉन 3 इक्वल टू बी की वैल्यू 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर भी लिख दे रहा हूँ, -2 टाइम्स। अच्छा, y माइनस क्या है यहाँ पर पॉइंट 28/3, तो लिख लेते हैं 28/3। और लाइन में x की जगह पर आप 17/3 और y की जगह पर 28/3 रख लेना। तो ये क्या था, 3x था, तो ये 17/3, और प्लस 6y था, तो y की जगह पे 28/3, और माइनस में कितना था, माइनस में था 53, -53 इस तरीके से। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 दूनी 56, 17 प्लस 56 माइनस 53, 6 छक्का 36 और 9 45, बाहर से -2 है। y माइनस 28/3/6 इज इक्वल टू x माइनस 17/3/3। अब एक काम करते हैं, आपको पता है 56 में से इसको माइनस करेंगे 3 बचेगा, अंदर 20 आ जाएगा, है ना। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 20, और अभी भी कटेगा ये 9 से कटेगा, 5 को 20, तो -8/9 आ गया यहाँ से, -8/9। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, x माइनस 17/3 इज इक्वल टू -8/9 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो ये कटेगा 3, तो x इज इक्वल टू -8/3 प्लस 17/3 आ जाएगा। तो ये 9 8 17 होता है, तो 9/3 आ जाएगा, यानी कि 3 आ गया x की वैल्यू। x मतलब क्या था यहाँ पर, इमेज। अभी मैं h, k से कंपेयर करूंगा इसको, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो यहाँ पर -8/9 इंटू 6 करूंगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये हो गया -16/3। तो ये हो जाएगा 28/3 -16/3 यानी 12/3 विच इज इक्वल टू 4। तो यानी कि मैंने इमेज निकाल दी है, और इमेज जो है h, k के बराबर थी, यानी कि 3,4 के बराबर थी, राइट है। अब मैं इसका आपको मतलब मैं थोड़ा एक और भी तरीका बताने की कोशिश करूंगा, पर बाय द वे आप एक काम करिए, 3,4 जो है हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इमेज आ गया इस पॉइंट का। तो इमेज आ गया h और k की वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, h की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 4 है, 3 इंटू 4, तो ये हो गया 4 चौको 16, 9 25 और 12 37। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 37। अगर
ए के इस क्वेश्चन में एक लाइन है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो है ए एंड बी पर कट कर रही है, जो मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, और उन पॉइंट्स को भी मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। साथ ही साथ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए एम एन इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी क्या है, यहाँ पर ओरिजिन से लेकर ओ ए बी के अंदर में एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, है ना, जो कि है ए एम एन। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये एन पे ही राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है, इसलिए एन पर ही राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा। अदरवाइज हम बीच वाले को राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर एम और एन के बारे में बताया गया, वो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। अब बोला गया है कि ए एम एन जो ये छोटा इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल है, उसका जो एरिया है 4/9 टाइम्स द एरिया ऑफ ओ ए बी, है ना। और ए एन रेज टू एन बी लैम्डा रेज टू 1 गिवन है। सारा कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। हमें लैम्डा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सम फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि लैम्डा निकालना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात भी करी गई है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं। इसको थीटा मान लेंगे। अब आपको पता है ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इसका स्लोप है 1, सॉरी -1। तो इसके लिए इस थीटा की वैल्यू 135 होगी, तो इधर से जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू 45 हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअली अगर ये पूरा एंगल 45 है, तो ये एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मैं इसके साथ क्यों डील कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है। यहाँ पर दिया गया है एरिया ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया 1 सॉरी 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू हाफ है ना। और इसमें क्या बोला गया है, ए एम एन का जो एरिया है वो 4/9 टाइम्स है ओ ए बी का, तो इंटू 4/9 और कर लेंगे यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ए एम एन क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए एन इंटू एम एन। मैं ये चीज आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले ही कि एन पे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर मेंशन होना चाहिए था, जो किसी वजह से मिसिंग है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमें हमारे पास आ गया ए एन इंटू एम एन इज इक्वल टू 4/9। अब ए एन इंटू एम एन इक्वल टू 4/9 है। हमें तो एक्चुअली ए एन की वैल्यू निकालनी थी। अब ए एन की वैल्यू तभी निकलेगी जब एम एन की निकलेगी, और एम एन की कैसे निकलेगी, कुछ हिंट तो हमारे पास नहीं है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने का आइडिया इसलिए मुझे आया क्योंकि इसकी लेंथ, इस साइड की लेंथ मुझे पता है। ए एम की अगर वैल्यू निकल जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाएगी। तो ये 45 माइनस थीटा है, ये 90 है ना। चलो इतने से ही काम चल जाएगा हमारा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए एम एन। ए एम एन ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए एम एन, उसमें मुझे एम एन चाहिए। एम एन, मुझे ना तो ए एम की वैल्यू पता है, ना ही मुझे ए एन की वैल्यू पता है। अब मुझे पता है कि ए एम की वैल्यू मैं इस वाले ट्रायंगल से फाइंड कर सकता हूँ, सही है। तो इस वाले ट्रायंगल से अगर मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो मैं ए एन की टर्म्स में लिखूंगा। तो ये देखिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो मैं साइन थीटा की टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ। तो ए एम एन में एम एन निकालना है मुझे, तो एम एन अपॉन ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो एक्चुअली एम एन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए एम साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे बस ए एम की वैल्यू निकालनी है। अब ए एम की वैल्यू कैसे निकलेगी जी? तो देखिए, साथ ही साथ ए एन भी यहाँ पर है ना, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए एम कॉस थीटा, सही है। अब मुझे ए एम निकालना है, तो ए एम क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू, देखो ये बेस हमें गिवन है 1 के बराबर है, और मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो मैं कॉस थीटा लगाऊंगा यहाँ पे। तो कॉस 45 माइनस थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1/a m। तो कुछ गड़बड़ ना किया हो मैंने? जी नहीं, सही है। तो ए एम इज इक्वल टू हो गया 1/cos 45 माइनस थीटा, यानी कि सेक 45 माइनस थीटा। तो ए एम भी निकल गया। तो ए एम की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो एम एन और ए एन की वैल्यू आ गई, और फिर एम एन और ए एन की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलो यही काम करते हैं। ए एन इंटू एम एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एम का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/9। ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर 45 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा है ये, इसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ बोथ साइड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4, राइट। इस तरीके से हो गया। अब कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा आपको पता है क्या होगा, कॉस 45 कॉस थीटा प्लस साइन 45 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4, और इस न्यूमरेटर का होल स्क्वायर लगाना हम भूलेंगे नहीं। तो 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ साइन और कॉस को सी 9/4। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने 1/2 को ले लिया कॉमन, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2 × 1/√2 साइन थीटा इंटू 1/√2 कॉस थीटा, √2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। अपॉन में साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 9/4, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4। अब हम सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 9/4। 1 को राइट साइड में ले जाकर माइनस कर देंगे तो -1 हो जाएगा, ये 5/4 के बराबर हो जाएगा। 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है, और ये हो जाएगा 9 - 4/4, तो ये हो जाएगा 5/4। अब आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। अब मैं क्या कर देता हूँ इसको ना, इसको टेन थीटा की टर्म्स में लिख लेता हूँ, क्योंकि साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, इसमें दो दो एंगल इन्वॉल्व ना हो, इसलिए मैं इसको टेन थीटा में चेंज कर रहा हूँ। 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू 4/5। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो ये 4 tan² थीटा माइनस टी टेन थीटा, है ना, 10 टाइम्स टेन थीटा, और ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 2t², मतलब टी यहाँ पर जो है टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि हमें टाइम बचे हमारा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इक्वल टू 0। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5 ± अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 16/4। अब मैं यहाँ पर देखो टॉप में लिख ले रहा हूँ, टेन थीटा की जो वैल्यू आएंगी यहाँ से आएंगी 2½ आएंगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, 5 ± 3/4 इनको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, ठीक है, टेन थीटा की। अब यहाँ पर आ जाइए, ये थीटा जो है ये 45 से छोटा है ना, ऑब्वियसली ये पूरा एंगल 45 है, तो ये थीटा तो 45 से छोटा है। अब एंगल अगर 45 से छोटा है तो टेन थीटा की 45 पे 1 वैल्यू होती है, और 45 से हर छोटे एंगल के लिए 1 से छोटी वैल्यू आती है, तो 2 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हाफ हो गई। अब एक्चुअली मुझे करना क्या था उस पर चलते हैं, मुझे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। अब लैम्डा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कैसे आएगा, है ना, टेन थीटा की वैल्यू निकल गई है, अब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मुझे ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बेस इस एंगल थीटा के लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है mn/an इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा के बराबर होगा, है ना। तो हमको यहाँ पर लैम्डा निकालना है, तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें रेशियो गिवन है an/nb, है ना। तो देखिए an/nb इज इक्वल टू हमको कितना गिवन है यहाँ पर, λ/1। अब यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है, बिल्कुल ध्यान से, अगर ये 45 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस थीटा। अब आपको पता है ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, तो बी एन और एम एन बराबर हो जाएंगे, बी एन इज इक्वल टू एम एन हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो सिंपल सी एन बी की जगह मैं बी एन लिख ले रहा हूँ, बी एन ए एन अपॉन कितना हो जाएगा, ये एम एन हो जाएगा ना,
एम एन, यस, एम एन के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख ले रहा हूं एम एन इज इक्वल टू लैम्डा। और आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हमारी हाफ थी, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विच इज 2। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।